जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। ये आज का जो व्लॉग है ना, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस, मेरे कैरियर का स्टार्ट। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैंने कैसे कामयाबियां हासिल की, गवर्नमेंट सर्विस से लेके, बैंक जॉब से लेके, और जो मेरा पाकिस्तान में बिज़नेस और जो नॉलेज प्राइज बॉन्ड का आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये बारी बारी सब कुछ इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। सबसे पहले बताता चलूँ कि जितनी भी अचीवमेंट है, ये सब वालदैन की दुआएं, अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जिन्होंने मुझे पॉलिश किया, जिन्होंने मुझ में छुपा हुआ हुनर देखा और मेरी ग्रूमिंग की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास पीरियड 3 माह का, वो मेरे कैरियर से स्टार्ट लेके एंड तक उसका बड़ा अमल दखल है। तो जैसे कॉलेज से निकले, रिज़ल्ट आया, पास हो गए, तो वालिद साहब महकमा सेटलमेंट मॉल में थे, नायब तहसीलदार। तो मुझे बाहर जाने का जुनून था। कॉलेज के दौर में ही मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। उस वक़्त पोस्टल ऑर्डर वो लेने पड़ते थे पासपोर्ट बनाने के लिए। पासपोर्ट बनाना इतना आसान नहीं था, ख़ासकर भट्टो साहब के दौर से पहले बहुत मुश्किल था, बाद में काफ़ी आसान हो गया। तो डीसी ऑफिस में जॉब आई 3 माह के लिए, क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो मैं कॉलेज से निकलने के बाद रोज़ाना टाइप सीखने के लिए बिन कर्श टाइपिंग कॉलेज था, सियालकोट मुजाहिद रोड, वहाँ मैं चला जाता था। तो जैसे डीसी ऑफिस में पोस्ट आई 3 माह के लिए, टेम्परेरी पोस्ट, तो वालिद साहब कहने लगे कि चलो जितनी देर बेटे फारग हो यहाँ पे ज्वाइन कर लो। खैर नॉर्मल सा टेस्ट इंटरव्यू हुआ। क्योंकि पोस्ट टेम्परेरी थी 3 माह के लिए, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। स्कूल से निकले थे टीचर के डंडे से, और कॉलेज में गए तो चंद साल ही गुजरे आज़ादी के। तो जब डीसी ऑफिस में जॉब शुरू हुई तो ज़ाहिर है हर ऑफिस का अपना डेकोरम है, स्टेटस है, हाजिरी रजिस्टर है, फिर सेक्शन 30 के मजिस्ट्रेट वहाँ पे इंचार्ज, और दूसरे कुलीग भी। तो पूरा डेकोरम का और अटेंडेंस का ख्याल रखना पड़ता। कुछ वालिद साहब का नाम भी था साथ जुड़ा हुआ, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी नेग्लिजेंसी से कुछ ऐसा हो कि लोग कहें जी देखें आका बरखुरदार तो नकम्मा है, पंक्चुअल नहीं है। खैर वक्त चलता गया, 3 माह गुजर गए। डीसी ऑफिस वाले जो सियालकोट में, उन्होंने मेरे ही एक कुलीग को, जिसे टाइपिंग नहीं आती थी, उसे फारिग कर दिया और मुझे ये प्रेफरेंस दी कि इसको टाइपिंग आती है, इसको हम रिटेन कर लेते हैं। खैर किस्मत थी, वो लड़का फारिग हो गया। मुझे इन्होंने कहा कि आपकी जॉब कंटिन्यू रहेगी। मुझे शौक़ था बताया बाहर जाने का, तो मैं ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, कैनेडियन एम्बेसी, यूके, मलेशियन, वहाँ पे लेटर लिख के लिटरेचर मंगवा के पढ़ता रहता था।
वहाँ के लोगों के मतलब कल्चर के मतलब जानना मुझे अच्छा लगता था। तो लेटर मैं हाथ से लिख के भेज देता था। डीसी ऑफिस में थी मशीनें, लेकिन वो रिमिंगटन की पुरानी, कोई एक्सप्रेशन उनका इतना डिसेंट नहीं था। तो मुझे पता चला कि असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट एसी साहब की अदालत में जो टाइपिंग मशीन है वो ओलंपिया की है, तो उसका टाइपिंग इम्प्रेशन बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो, जैसे ही ऑफिस आवर ख़त्म हुए मैं टाइप मशीन पे वहाँ बैठ गया। वहाँ पे जो पीए थे एसी के बुज़ुर्ग, उन्होंने आकर मेरा कलाई से पकड़ लिया, कहते क्या कर रहे हो। मैंने कहा जनाब एक पर्सनल लेटर टाइप करना था। तो कहने लगे तू इस काबिल है हमें इस मशीन पे बैठे। मैं बड़ा हैरान हुआ, ज़ाहिर है कॉलेज से निकला, यंग, सोचें मुख्तलिफ थी, तो मुझे गुस्सा आया लेकिन मैं पी गया। खैर मैंने कहा मुझे अब टाइप तो कर लेने दें, थोड़ा रह गया है, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो जब मैं वो लेटर टाइप कर लिया, अगले दिन मैंने अपने कुलीग्स को ये वाक़या सुनाया जो मेरे सीनियर थे, और मैंने उनसे ये पूछना शुरू किया कि इस सीट पे पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है तो फिर आप एज ए पीए ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी अगर पोस्ट निकले। यकीन करें उसके 2 दिन बाद मैंने शॉर्ट हैंड सीखनी शुरू कर दी। सियालकोट कचहरी रोड फाटक के करीब अल्लाह जन्नत नसीब करे हकीम साहब थे बुज़ुर्ग, उन्होंने शॉर्ट हैंड का एक छोटे से रूम में ट्यूशन सेंटर समझ ले खोला हुआ था। वो सेशन जज के रिटायर्ड पीए थे, काफ़ी एक्सपीरियंस था, सफ़ेद बाल उनके, ही वॉज ए रिस्पेक्टेबल पर्सन। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा कि देखें अगर दिन में 24 घंटे हैं तो इसे सीखने के लिए 28 घंटे की ज़रूरत है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने एक चैलेंज समझ के कबूल किया। अब मैं रोज़ाना ऑफिस से छुट्टी होती तो शॉर्ट हैंड सीखने चले जाता। शॉर्ट हैंड सर आइजैक पिटमैन उनकी ईजाद है। वैसे आप इंग्लिश के 150 या 200 वर्ड्स 1 मिनट में नहीं लिख सकते, लेकिन शॉर्ट हैंड एब्रीविएशंस में है, बिल्कुल लफ्ज़ को मुख्तसर करना। मैं आपको मिसाल दे दूं कि जैसे एक दाना या दाल का दाना होता है, चने की दाल का लगा लें, मसूर का लगा लें, अगर वो लाइन के ऊपर रखा है तो वो इज़ है, तो अगर लाइन के ऊपर है तो उसका और मतलब है, अगर लाइन के नीचे और ऊपर दोनों को टच कर रहा है तो उसका मतलब और है। इसी तरह एक कॉमन पिन है, तो आप उसको उसकी मिसाल देता हूँ। कॉमन पिन को अगर लाइन से ऊपर और नीचे इस तरह से लफ्ज़ को लिखे तो वो इट बन जाता है। तो अगर उसे बिल्कुल लाइन पे ला के छोड़ दे तो वो एट बन जाता है, और अगर उसे लाइन के ऊपर लिखे और उसमें कोई लेफ़्ट या राइट साइड पे उसी लाइन के को हुक लगा दें तो उसके मानी बदल जाते हैं। तो बिल्कुल मुख्तसर सी उसमें अल्फाज हैं, लेकिन वैसे जो लफ्ज़ है वो लिखने में, आप अगर इंटेलिजेंट लिखते हैं, सेंटिमेंट लिखते हैं, तो उसमें इंग्लिश के वर्ड्स 10-12 इन्वॉल्व हैं, लेकिन वहाँ अगर लिखते हैं सेंटिमेंट तो वो बिल्कुल आपने बड़ी मुश्किल से 2 लफ्ज़ डालने हैं। ये उसकी बैकग्राउंड है शॉर्ट हैंड की। आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन चले कोई बात नहीं। खैर डीसी ऑफिस में 3 पोस्टें आई, 2 परमानेंट थी, एक
टेम्परेरी थी जो तीसरे नंबर पे। तो मैंने भी अप्लाई किया, मैं सेलेक्ट हो गया। मुझे ऑफिस वालों ने तीसरे नंबर पे रखा। एक लड़का टर्मिनेट हुआ था, उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। वो जब री इंस्टेट होता तो फिर मुझे रिवर्शन का सामना करना पड़ता, मैं वापस फिर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन जाता। लेकिन इत्तेफाक से एक लड़का लाहौर से आया हुआ था थ्रू प्रॉपर चैनल, उसे कोई डीसी ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं लगा, वो वापस चला गया। इस तरह मैं तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पे आ गया। मेरी पोस्टिंग मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 मूसा खां उनके पास हो गई। फिर चंद रोज़ स्पेशल मिलिट्री कोर्ट में भी। फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट के पास हो गई। वही एसी की कोर्ट और वही आदमी जिसने मेरी कलाई मरोड़ी थी जब मैं लेटर टाइप कर रहा था। ये मकाफात अमल है कि जिसने मेरी कलाई मरोड़ी उससे जाके मैं चार्ज ले रहा था और वो जॉब से पेंशन पे जा रहा था। मैं बहुत खुश था। आधा डीसी ऑफिस मुझे मुबारक देने आया। मेरी सैलरी उन लोगों के साथ मिल गई जो 15-20 साल से वहाँ जॉब कर रहे थे। वेरी रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, पीए टू असिस्टेंट कमिश्नर। खैर एसी सईद अख्तर भुट्टा साहब थे, तो मैं ज़ाहिर एज ए पीए मेरे लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। खैर दिन गुजरते गए, मुख्तलिफ मीटिंग में जाना एसी के साथ, तहसील की इंस्पेक्शन पे, जेल की इंस्पेक्शन पे, पटवारियों गिरदावरों को हलकों में जाके चेक करना। तो जितनी मेरी सैलरी थी उससे ज़्यादा मेरा टीएडीए बन जाता था और मैं बड़ा खुश था। इसी दौरान मैंने सेकंड हैंड मोटरसाइकिल भी ख़रीद ली। अब वहाँ पे अदालतों में 10-20 रिश्वत का चक्कर, 50-100, आजकल तो हज़ारों लाखों में है। उस वक़्त यही थी, सिगरेटों की डब्बी, चाय का कप, बोतल। सियालकोट सिटी के जितने चालान थे व्हीकल थे वो हमारी अदालत में थे। राइस हस्किंग मशीन के परमिट, ये जो बसें शादी वगैरह पे दूसरे शहरों में जाती हैं उनके रूट परमिट, वो भी हमारे पास थे और चलान वगैरह भी। तो एसी साहब ने मुझे ऑथोराइज़ किया हुआ था कि मैं डेट वगैरह डाल के दे सकता हूँ। तो बड़ी रिस्पेक्टेबल पोस्ट थी, एंजॉय कर रहा था। एक दिन एसी साहब मुझे कहने लगे कि यहाँ रहोगे तो गल सड़ जाओगे, यहाँ 10-20-50 का चक्कर है, तो आपके लिए बेहतर फ्यूचर है, कहीं अच्छी जगह जॉब ढूंढो, तुम्हारी सिफारिश मैं बनूँगा। तो मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में अप्लाई करना शुरू कर दिया। इत्तेफाक से वालिद साहब को मिलने वाले थे डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अशरफ साहब, वो रावलपिंडी में शंग्रीला होटल के पास मरी रोड पे वहाँ रहते थे। तो सियालकोट किसी काम से आए, वालिद साहब ने मेरा जिक्र किया। उन्होंने कहा जी आप बरखुरदार को मेरे पास भेज दें। वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर में एक पोस्ट खाली है, लेकिन है वो टेम्परेरी। वो सिंध का जो रूरल एरिया है उसके लिए मुख्तस है, वहाँ से कैंडिडेट नहीं मिल रहा। तो आप अपने बेटे को भेजें, अप्लाई करें, टेस्ट इंटरव्यू दे, अगर सेलेक्ट हो गया तो बड़ी अच्छी पोस्ट है। खैर मैंने अप्लाई किया, मुझे बुलाया गया टेस्ट इंटरव्यू के लिए। पहले तो मैं इस्लामाबाद का माहौल देख के परेशान हो गया। वहाँ की रोड्स, मिनिस्ट्री की बिल्डिंग, पॉक सेक्रेटेरिएट डी ब्लॉक, रूम नंबर 111 मुझे आज तक याद है। बेहतरीन माहौल, सेंट्रल एयर कंडीशन बिल्डिंग। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे तकरीबन 6 माह के लिए, पहले 3 माह प्रोबेशन पीरियड थे, अगले 6 माह थे कि अगर वो कैंडिडेट ना मिला तो मेरा आपको हम रिटेन कर देंगे। खैर मैं पूरी तवज्जो से काम करता रहा। डीसी ऑफिस का मुझ पे रंग चढ़ा हुआ था रिस्पेक्ट का। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रा जॉब मुख्तलिफ है,
मिनिस्ट्री में थोड़ी आज़ादी थी। मेरे जो बॉस थे डिप्टी सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मलक मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान थे, तो उन्हें मेरा अंदाज़ बहुत पसंद आया। वहाँ पे टाइम मशीनें अच्छी थी डीसी ऑफिस की निस्बत, लेकिन उस वक़्त अभी इलेक्ट्रॉनिक टाइम मशीन नहीं आई थी। हाँ, जॉइंट सेक्रेटरी के पीए के पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, लेकिन जिस तरह की आजकल जदीद हैं वो उतनी जदीद नहीं थी। खैर मैंने जॉब शुरू की वहाँ पे, तो टाइम गुजरता गया, तकरीबन 2.25 साल। वहाँ सबसे मुश्किल जो थी वो रहाइश थी। मरी रोड में पहले मैं उन्हीं साहब के घर 2-3 दिन ठहरा, फिर मैं मिनिस्ट्री में जो मेरे कुलीग थे वहाँ काम करने वाले उन्हें कहा, उन्होंने मेरे लिए F7 हॉकी ग्राउंड के पास कहा कि वहाँ एक रूम खाली है। उस वक़्त पूरे रूम का किराया 200 रुपये का था। अगर आप 4 भाई शेयर करते हैं, एक रूम में 2 लड़के, तो 100 रुपया था। तो मैंने पूरा रूम ही ले लिया, दूसरा लड़का कहाँ से ढूंढता। तो 200 रुपीज़ थे। सैलरी ठीक थी मेरी, इतनी भी ठीक नहीं थी, लेकिन 1000 से कम थी। उसमें मेरा सियालकोट भी महीने में घर 2 चक्कर लग जाते थे। वहाँ भी मैं बाइक साथ ले गया, बाइक का पेट्रोल वगैरह, लेकिन वहाँ पे कोई आवारागर्दी नहीं की, दिलजमी से काम किया। शौक़ था, लगन था आगे बढ़ने की। तो मेरे कुलीग, मेरा ऑफिसर मुझसे बहुत खुश था, अप्रिशिएट करते थे। स्पेशल मुझे ऑनरेडियम भी मिला। इसी दौरान मेरे छोटे भाई मस्कत चले गए, तो मेरे दिल में भी बाहर जाने की तड़प थी। उन्होंने वहाँ मेरा वीज़ा प्राइवेट अप्लाई किया और मुझे उन्होंने फ़ोन पे, उस वक़्त मोबाइल नहीं होता था, फ़ोन पे बताया कि आपका वीज़ा निकल आया। मैंने फिर मिनिस्ट्री को खुदा हाफिज़ कहा और मैं मस्कत के लिए तैयारी शुरू कर दी। मस्कत जाने के लिए पहला मेरा हवाई सफ़र था। खुश भी था कि चलो जहाज़ पे बैठेंगे। लाहौर का पुराना एयरपोर्ट था, आजकल तो नई बिल्डिंग बन गई है। सामने प्लेन खड़ा होता था, सारे लोग अपने प्यारों को दूर से देख सकते थे। दरमियान में एक जंगला लगा होता था। तो जहाज़ में जब मस्कत के लिए बैठा तो मेरी टिकट लाहौर से कराची, कराची से मस्कत थी, गल्फ एयरलाइन, लेकिन लाहौर से प्रवास PIA की थी। प्लेन में बैठे ही था कि मेरे नाम की अनाउंसमेंट होने लगी। मैंने सोचा पता नहीं मैं गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ तो कोई मसला मसाइल हो गया। तो वो साहब एक आए, मैंने कहा जी मैं हूँ। वो कहने लगे आपकी टिकट में कुछ पैसे कम हैं, शायद कोई 1000 था। तो मैंने कहा शायद ये मैनिपुलेट कर रहा है, मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। हाँ, मेरे वालिद साहब रिलेटिव मुझे सी ऑफ करने आए हैं, अगर वो खड़े हुए बाहर तो वो मुझे प्लेन से सीढ़ियाँ उतर के नीचे ले आया। वालिद साहब अभी गए नहीं थे, तो वो देख के परेशान हो गए कि क्या बात है, लगता है कुछ, क्योंकि बेटा गवर्नमेंट जॉब करता था, जा रहा है तो शायद इस वजह से। जब करीब आए, बीच में 3-4 गज का डिस्टेंस था, तो मैंने वालिद साहब को बताया कि ये मसला हुआ है। खैर उन्होंने पॉकेट से पैसे निकाले, उसे दिए। मैंने उन साहब को कहा कि टिकट के ऊपर मुझे मेंशन कर दें, वो ना हो जब मैं मस्कत से जाने के लिए कराची से बैठूं तो फिर कोई पैसों की डिमांड करे। उसने कहा नहीं, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। इस तरह मैं प्लेन में बैठा, कराची पहुंच गया। प्लेन इत्तेफाक से लेट था, अगली फ़्लाइट चली गई, फिर प्रॉब्लम हो गई। मेरे रिलेटिव थे कराची में, तो मैंने सोचा चले 1-2 दिन का फ़र्क है अगली फ़्लाइट कंफर्म का, तो वहाँ चलते हैं। इस तरह मैं वहाँ घर पहुँच गया, तो सीट दोबारा ओके कराई और वो मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने आए। तो गल्फ़ एयरलाइन की फ़्लाइट से अब मस्कत के लिए मैं प्लेन में बैठ गया।
रिफ़्रेशमेंट उन्होंने दी, दोपहर का टाइम था। तो जूसेस वगैरह जिस तरह आजकल आप देखते हैं नेस्ले के, शिज़ान के, उस वक़्त पाकिस्तान में ये नहीं था। तो मेरे साथ वाली सीट वाला, उसे भी उसने जूसेस दिए, मुझे उसने गिलास में जो जूस था वो पेश किया। अब जो साथ मेरे लड़का बैठा था, मैंने टाई वगैरह लगाई हुई, कोट पैंट पहना हुआ था, क्योंकि मैं ऑफिस में जॉब करता था, फर्स्ट टाइम बाहर जा रहा था। मैंने कहा चले ज़रा लुक अच्छी होनी चाहिए। तो वो स्ट्रॉ लगाने की जगह ढूंढ रहा था डब्बे में कि जूस के डब्बे में स्ट्रॉ कहाँ लगाना है। अब मैं उसे क्लोजली वॉच कर रहा था और मैं तैयार था ज़हनी तौर पे कि ज़ाहिर है ये मुझसे पूछेगा कि इसे कहाँ लगाना है। तो मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं ऊपर बटन पुश करने के लिए मैंने सोचा चले एयर होस्टेस को बुलाते हैं, क्योंकि डब्बे पे मैंने एक जगह कैंची का निशान देखा, सीजर का। तो मैंने कहा कैंची मंगवाते हैं। जब मैंने गौर से देखा तो उधर एक चमकीली सी पन्नी लगी थी और स्मार्ट सा होल था और ऊपर लिखा हुआ था इंसर्ट हेयर। तो फिर मैंने समझा ये जो स्ट्रॉ है ये यहाँ लगेगा। खैर मैंने लगाया, उसे दिया, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। कुछ टिकट की टेंशन थी वो भी। इस तरह तकरीबन मिडनाइट हम लोग मस्कत पहुंच गए। वहाँ से जहाँ भाई रहते थे एयरपोर्ट से 3-4 घंटे का सफ़र था। घर पहुंच गए, गर्मियों के दिन थे, ठीक ठाक गर्मी थी। तो किसी किसी पाकिस्तानी के घर एसी था, सबके घर में एसी नहीं थे। तो ये था कि भाई के पास एसी था। अब अगले दिन हम लोग बैंक में गए, भाई ने कहा चले आपका अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं। तो मैनेजर थे हाफिज़ रियाज साहब लाला मूसा के, गपशप शुरू हो गई। तो जब उन्होंने मेरा बैकग्राउंड देखा तो वो कहने लगे कि हमारे इधर से 60 किलोमीटर दूर स्वार ब्रांच में वहाँ टाइपिस्ट की ज़रूरत है। एक पाकिस्तानी है वहाँ टेम्परेरी, उसने छुट्टी जाना है तो हमें रिलीवर नहीं मिल रहा, क्योंकि मस्कत में पढ़े लिखे बहुत कम लोग, ज़्यादातर मुझे बैंक में जॉब मिली जब तो पता चला कि 90% अंगूठा लगाने वाले थे, 10% साइन कर सकते थे, लेबर में थे ज़्यादा लोग। तो हाफिज़ रियाज साहब कहने लगे मैं आपको कल ले जाऊंगा। वो मुझे अगले दिन ले गए। वहाँ पे सैफुररहमान साहब मेरे मोहतरम उस्ताद फैसलाबाद के हयात हैं, सियालकोट से रीजनल बिजनेस हेड, वो रिटायर हुए हैं। और उनके पास थे सेकंड मैनेजर रफ़ीक डांगरा, मेमन थे, कराची से उनका तल्लक था। और इत्फाक से जो कैशियर था मुस्तनसर, वो मेरा स्कूल का क्लास फेलो निकल आया। तो जो लड़का छुट्टी जा रहा था अनवर साहन, उसने मेरा टाइपिंग का टेस्ट लिया, मेरी स्पीड अच्छी खासी थी। उसने मैनेजर को कहा कि जनाब ये बंदा फिट है, आप इसे रख लें ताकि मैं छुट्टी गुजार के आऊँ। उसकी 2 माह की छुट्टी थी तकरीबन। मैंने आपको बताया मेरी लाइफ में 3 माह 6 माह फिर 3 माह बड़े इंपॉर्टेंट है। खैर ड्राफ्ट वगैरह टाइप करने होते थे, बैंक की स्टेटमेंटें, मुझे बैंकिंग नहीं आती थी, मैं मैथ में निकम्मा था। खैर मेरा काम टाइपिंग करना था, मक्खी पे मक्खी मारनी, वो मैंने शुरू कर दिया। वो मुझे जो भी काम देते, 4 बजे छुट्टी होती थी, मैं 4 बजे से पहले काम ख़त्म करके तो घर चला जाता था। मेरे एक दोस्त थे यूसुफ भट्टी, आजकल अमेरिका में है, मेरे क्लास फेलो भी थे, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे लिए वहाँ अकामोडेशन थी अरेंज कर दी। अब जब 2 माह पूरे होने लगे तो मैंने मैनेजर साहब से कहा कि सर अब 1 हफ़्ता बाकी है, तो जहाँ मैं रह रहा हूँ और जहाँ होटल से खाना खा रहा हूँ मैंने एडजस्टमेंट करनी है, तो आप प्लीज़ मुझे बता दें। वो कहने लगे आप आराम से काम करें, अभी आप रुकें। जब अनवर सैन आ गया तो ब्रांच में आया तो सेकंड मैनेजर और मैनेजर दोनों ने उसे और मुझे आमने सामने बिठा लिया। उन्होंने अनवर सैन को कहा कि देखो ये लड़का नया नया आया है और इसने तुमसे डबल परफॉर्मेंस दी है। तुम जुमे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन भी ब्रांच खोल के काम करते थे, लेकिन इसने हमें बहुत इंस्पायर किया है।
लिहाजा तुम्हारी छुट्टी है, हम इसको रिटेन कर रहे हैं। उस बेचारे की जॉब चली गई, बैंक वालों ने मुझे रख लिया। उन्होंने कहा अभी आपका प्राइवेट वीज़ा है, 2 साल बाद हम आपको बैंक का वीज़ा दे देंगे। और उन्होंने वादा पूरा किया, 2 साल बाद मुझे बैंक का वीज़ा दे दिया। मैनुअल बैंकिंग थी, कुछ 26 ब्रांचें थी, यूबीएल की सब्सिडी थी, कमर्शियल बैंक ऑफ ओमान। मोस्टली सारा स्टाफ तकरीबन पाकिस्तान से डेपुटेशन पे गया हुआ था, यूबीएल से। वहाँ से सिर्फ जो पीएन थे, फराज थे, वो अरबी ओमानी लोग थे। उस वक़्त तकरीबन जो स्टाफ स्ट्रेंथ थी वो 450 के करीब थी पाकिस्तानियों की, जिनमें मैं भी शामिल था। उसमें 3 कैटेगरी थी, एक ओमानी से, एक मैं जिसने वहाँ से ज्वाइन किया, एक वो जो बाकायदा यूबीएल से डेपुटेशन पे गए। तो सैलरी में भी फ़र्क था, बोनस में भी फ़र्क था। खैर मुझे इन चीज़ों का बाद में पता चला, मैं तो सर झुका के काम करता रहा। अनवर सैन चला गया। मेरी उस वक़्त पाकिस्तानी 3,000 रुपये सैलरी थी और उस वक़्त 27 रियाल ओमानी का 1,000 बनता था। आज की करेंसी में 1 रियाल 200 पैसे का 1,000 बनता है। अब यही समझ लें कि उस वक़्त का 1,000 अब के मेरा ख्याल है 100 रुपया भी नहीं बनता। ये करेंसी की डिवेल्यूएशन की वजह से है। खैर मैनुअल थी बैंकिंग वहाँ पे, वो बड़ी बड़े स्टेटमेंट ऑफ फेयर, कैश बुक, समरीज, सब कुछ मैनुअल था। सिर्फ जो कार्ड पे डेबिट क्रेडिट की पोस्टिंग होती थी अकाउंट होल्डर की, वो ओलीविटी मशीन पे थी। लड़का अफजल नियाजी था वहाँ, उसने छुट्टी जाना था तो वो मुझे कहता है यार मेरा काम देख लोगे, मुझे छुट्टी मिल जाएगी अगर तुम वहाँ कर दोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं काउंटर भी संभाल लूँगा, वो भी देख लूँगा। खैर उसको छुट्टी मिल गई। इसी तरह मुसलसल बिल्ला ने छुट्टी जाना था, कैशियर ने, उसने मुझे कहा, मैंने मैनेजर साहब के साथ हाँ कर ली। मैंने कहा सर मैं एक की बजाय 2 दफ़ा गिन लूँगा। नोट काउंटिंग मशीनें अभी नहीं आई थी। खैर मैंने एज ए कैशियर भी काम कर लिया सक्सेसफुली, ओलीविटी मशीन ऑपरेटर भी कर लिया, टाइपिंग का वैसे ही मुझे आता था। इस तरह मैं तकरीबन आँख का तारा बन गया मैनेजर का और सेकंड मैनेजर का। और उसके बाद जब ब्रांचें कंप्यूटराइज होनी शुरू हुई तो यूबीएल का जो सॉफ्टवेयर था वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। मैं मस्कत गया इनपुट वगैरह के लिए, 2-3 दिन रुका। उसके बाद सारी ब्रांच जो थी और बाकी ब्रांचें वो कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गई। अब काफ़ी आसानी हो गई थी, लेकिन फिर भी जो यूबीएल का सिस्टम था बैंकिंग का, उसमें अभी भी जो रजिस्टरों का था सिलसिला वो बाकी था। काफ़ी काम मैनुअल था, ज़्यादा सारी कंप्यूटर पे चला गया, लेकिन उनको 25% जो था वो मैनुअल रह गया। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मैं सीखता गया, आगे बढ़ता गया। और बैंक में अब मुझे लोग मेरे नाम एहसान से नहीं, उस्ताद के नाम से पुकारते थे। और 5-6 साल जॉब करने के बाद अरबी ज़बान मुझे नहीं आती थी, आधी बातें मैं हाथों से करता था। लेकिन 5-6 साल के बाद मुझे हमारे जो तकरीबन 2,600 के करीब अकाउंट होल्डर थे, 50% के मुझे अकाउंट और उनके नाम ज़बानी याद हो गए। और बैंकिंग का भी मुझे काफ़ी नॉलेज हो गया। मैं जो बैंकिंग एकेडमी थी मस्कत, वहाँ पे लेक्चर देने के लिए सिलेक्ट हुआ और लेक्चर देने जाता था। क्रिकेट का शौक़ था मुझे, तो बैंक की क्रिकेट टीम थी, तो मस्कत तकरीबन 350-400 किलोमीटर दूर था मेरी सोहार ब्रांच से, तो मैं वीकेंड पे मैच खेलने भी जाता। इस तरह मेरा काफ़ी नाम हो गया, मेरी रेपुटेशन अच्छी हो गई। आई वॉज नोन एज लॉयल, सिंसियर एंड हॉनेस्ट। ये मैं नहीं, जो मेरा रीजनल मैनेजर था उसके रिमार्क्स थे। तो इस तरह इस पोस्ट पे मैं बढ़ता बढ़ता ऑपरेशन सुपरवाइज़र की पोस्ट तक पहुंच गया। जब आगा हसन आबदी का बैंक बीसीसीआई का कोलैप्स हुआ तो जितने पाकिस्तानी थे बैंकों में उन सबको रिमूव कर दिया गया और उनकी जगह काफ़ी इंडियन आ गए। हमारे बैंक में भी
मर्जर हो गया यूबीएल का बैंक ऑफ मस्कत के साथ, तो वहाँ भी अक्सर स्टाफ जो था सीनियर पोस्टों पे भी वहाँ पे इंडियंस आ गए। उनका एटीट्यूड बड़ा ही पॉजिटिव था। हमारी सैलरीज बढ़ गई, हमें लोन की फैसिलिटी मिल गई। पहले मस्कत जाते थे बैंकिंग एकेडमी में तो यकीन जाने रात मस्जिद में सोते थे। जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो 5 स्टार होटल में रूम बुक होता था, बैंकिंग एकेडमी में बुफे अरेंज होता था, वापसी पे कभी कोई घड़ी तोहफे में मिलती थी, कभी कोई परफ्यूम मिलता था, और हमारे अकाउंट में पैसों की ऐसे बारिश होती थी कि आप मत पूछें। प्रमोशनें हो गई बच्चों के लिए, पाकिस्तान और वापसी का टिकट, पुरानी प्रमोशन, उसके अलाउंसेस, एरियर्स और बोनस भी, फुल सैलरी। तो उसकी वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो काफ़ी हेल्दी हो गई। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो ऑफिसर थे उनके करीब से करीब तर होता गया। पाकिस्तानी बैंकों से वापस जाते रहे, सीटों पे ओमानी आते रहे, और जब मैं वापस पाकिस्तान लौटा तो उस वक़्त हम बैंक में तकरीबन 4 नहीं तो 5 पाकिस्तानी थे। बाकी सबको या निकाल दिया गया या मुख्तलिफ एलिगेशन की वजह से उन्हें रिमूव कर दिया गया। तो हज किया